आदरणीय दीक्षित सर, उपस्थित साथियों, मित्रों, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आभार प्रकट कर दूं कि यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव में मुझे आमंत्रित करना ज़रूरी समझा। मैं देख रहा था सर और मैं दोनों ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, और तो भी यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव के लिए पात्र हैं। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बड़ा सिडक्टिव लगता है, टेंटलाइजिंग। विषय जो है उससे भ्रमित ना हो, क्योंकि मुझे जो विषय दिया गया था वो दिया गया था नियो लिबरलाइजेशन और नियो कॉलोनियलिज्म, है ना। तो मैं उसी पे ही बोलूं। जब मैं देखता हूं ये शब्द नव उदारीकरण और नव उपनिवेशवाद, तो चूंकि मैं स्वयं हिंदी भाषा का विद्यार्थी रहा हूं, तो भाषा की प्रवंचनाओं से कुछ अच्छी तरह से परिचित भी हूं। तो मुझे सबसे पहले तो इसके प्रति सावधान करना है। अभी सामने बैठे एक सज्जन जो हैं, वो यदि वो हरे कपड़े में हैं आज, और कल को यदि वो किसी पीले कपड़े में नजर आए, तो आप उनका नाम लेकर उनको नव आशीष कहेंगे। कपड़े का बदलना, वस्त्र का बदलना, क्या वो किसी चीज को नया बनाता है, या कि कुछ एसेंशिया है, कुछ मिनिमा है जिसके आधार पर आप किसी चीज को नया कहेंगे। आप लोगों ने वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पढ़ी है। उसने कहा था, उसमें वजीरा कहता है कि कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। लप्टन साहब की वर्दी जो है वो चेंज हुई है, लेकिन उससे ना तो उदारीकरण का और ना ही नव उपनिवेशवाद का स्वभाव बदला है, प्रकृति बदली है। वो कैसे मैं आगे सिद्ध करूंगा, लेकिन नव उपनिवेशवाद और नव उदारीकरण से नएपन की आशा जो हम करते हैं, वो स्वयं को भ्रमित करने वाली चीज है। जैसे दाग पूछते थे ना कि तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, मुकीम कौन हुआ है, मुकाम किसका था। तो आप पाएंगे कि वही उपनिवेशवादी देश हैं, वही उपनिवेशित देश हैं, रिश्ते वही हैं, रिश्ते नहीं बदले हैं। वो दोनों के बीच का स्टेटस का फर्क वो नहीं बदला है, नव उपनिवेशवाद में ही। वही पुराने शहरों के मंजर निकलने लगते हैं, सितारे धूप पहनकर निकलने लगते हैं। तो उससे हमें अपने आप को जो है किसी तरह की मृगछल्ला में झोंकने की जरूरत नहीं है। इन चीजों को नव कहना भी एक ऐसा आदर देना है जिसके ये अधिकारी नहीं है। मैं कुछ बातें आपको उदाहरणों से बताऊं। पुराने उपनिवेशवाद की एक विशेषता थी ड्रेन। आपने दादा भाई नौरोजी की पुस्तक भी पढ़ी होगी कि किस तरह से ड्रेन हुआ, इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, और उस ड्रेन के जरिए ये भी संभव हुआ कि भारत का पैसा, उपनिवेशों का पैसा उठकर वो उपनिवेशवादी देशों में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, नीदरलैंड्स में, जर्मनी में और कई जगहों पर इस तरह से पहुंचा। तो ड्रेन जो है वो उस एसेंशिया का अंग है। त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि कहते हैं ना, तो वो तत्व जो है, प्रत्यक्ष तत्व, वो ये है ड्रेन।
ठीक है। आज जब मैं यूरोप जाता हूं और वहां पर 18वीं 19वीं सदी के भवन देखता हूं तो पता नहीं उन भवनों से मुझे जो है उन उपनिवेशों के लोगों के रक्त और गंध की, जो रक्त की और श्वेत की गंध जो है वो महसूस होती है मुझे। वो उन्हीं से बने हैं, वो समृद्धि वहीं से आई थी। क्या आपको लगता है कि नव उपनिवेशवाद में ये बंद हो गया? अभी हाल में एक पुस्तक आई है, मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा, डोनाल्ड जे सेवी की पुस्तक है, इक्विटी एंड एफिशिएंसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इक्विटी एंड एफिशिएंसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डोनाल्ड जे सेवी की पुस्तक है। इसमें वो कहते हैं कि विकासशील देशों को दिए जाने वाले कर्ज नव उपनिवेशवाद का इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनके जरिए विकासशील या पिछड़े देशों का सरप्लस विकसित देशों तक पहुंचता है। वो कहते हैं कि 1983 से 1986 के बीच में, यानी मात्र 3 वर्षों में $500 बिलियन यों विकसित देशों तक पहुंचे, ड्रेन हुआ। 200 बिलियन हुआ डेट सर्विस से, 100 बिलियन हुआ कैपिटल फ्लाइट से, 100 बिलियन हुआ विकासशील देशों की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसमें 40% की गिरावट के जरिए, और 100 बिलियन हुआ प्रॉफिट्स के रेमिशन और रॉयल्टी पेमेंट्स के जरिए। 1980 के दशक में तीसरे विश्व देशों की जो डेट सर्विस थी वो उनकी जीएनपी का 6.5% थी। इसका क्या अर्थ हुआ? ये इतनी ज्यादा है 6.5%। इसको आप यूं समझेंगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर युद्ध की भरपाई करने का, वार रिपेरेशंस के जो हैं दायित्व सौंपा गया, तो उस समय जर्मनी की कुल जीएनपी का मात्र 2% ही था वो वार रिपेरेशन, और आज डेट सर्विस में 6.5 तक गया हुआ। इतना बड़ा फर्क है। ये ड्रेन है। आज जो है हम ये प्रश्न अपने आप से पूछ सकते हैं कि जर्मनी ने तो फिर भी एक, कहना चाहिए कि मानवता के प्रति अपराध किया था प्रथम विश्व युद्ध के जरिए, तो उसके ऊपर ये वार रिपेरेशंस लगे, उसका ये ड्रेन जो हुआ और उसका पैसा वहां तक पहुंचा भरपाई के रूप में। लेकिन ये तृतीय विश्व के देश, ये विकासशील देश, ये पिछड़े देश, इन्होंने कौन सा अपराध किया था जो इनका पैसा जो है इस तरह से जा रहा है? इन्होंने कोई विश्व युद्ध नहीं किया। यानी ये डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट है। और इसलिए जो भाषा जो खेल खेलती है उसमें से एक खेल ये भी है। आज जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं, ध्यान दें, वे विकासशील देश, वे हमारे पैसों पर विकास कर रहे हैं। और जो विकासशील कहे जाने वाले देश हैं वो अंडर डेवलपिंग देश हैं, पिछड़ रहे देश हैं। तो इसलिए पहली ये विशेषता जो है वो बनी हुई है। वो उपनिवेशवाद में जो थी ड्रेन की, वही जो है नव उपनिवेशवाद के दौरान कायम है। उसमें किसी तरह का कोई फर्क नहीं। हमें लगता है कि दूसरा ये हो सकती है स्थिति कि साहब उस जमाने में तो देशों पर आकर कब्जा कर लिया था, जमीन ले ली थी वहां की। एक भगवती चरण वर्मा की कहानी है, उसमें एक तंबू है अंग्रेजों का जो धीरे 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 फैलता जाता है और पूरे देश में छा जाता है। तो
हम लोगों को कहीं ये लगता है कि आज के जमाने में लैंड ग्रैब नहीं हो रही, नव उपनिवेशवाद में लैंड ग्रैब नहीं हो रही। वो फिर एक फैलेसी है, फिर एक झूठ है। वो आप देखें, चाइना की ही गतिविधियों को ध्यान से देखें। आपके आसपास एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो है भारत के आसपास, वो चीन ने खड़ी की है। आज चीन जो है विश्व के 33 देशों की जमीनों पर काबिज है। अमेरिका 28 देशों की जमीनों पर काबिज है। और इंग्लैंड जो है उसको तो पुराना अनुभव है उपनिवेशवाद का, तो भाई साहब 38 देशों की जमीनों पर काबिज है। ये जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, हम इनको सावधानी से नहीं देख रहे। इनफैक्ट मुझे कई बार लगता है कि जब उपनिवेशवाद कायम हुआ होगा, मैं सोचता हूं कि कैसे इन लोगों ने रहने दिया होगा ऐसे लोगों को, कैसे हम इतने सारे थे। इनफैक्ट कॉलोनाइजिंग कंट्रीज जो हैं वो विश्व की जनसंख्या का 10% थे और कॉलोनाइज्ड जो हैं वो 90% थे। ये कैसे हुआ होगा? तो मुझे लगता है कि वो ऐसे ही हुआ होगा जैसे अभी हो रहा है। पता नहीं चला, मालूम नहीं पड़ा, हमें नहीं पता लग रहा कि किस तरह से जो है आसपास ये, जिस लैंड ग्रैब के ही मामले में आज क्या पता लग रहा है, वैसे ही वहां पर शुरुआत से एक छोटी सी शुरुआत हुई थी। कहीं आए थे, सूरत में घुसे थे, कहीं आए थे, फोर्ट विलियम जो है किला बनाया था, फिर धीरे 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 फैलते गए। आज भी ये चीज कहीं देखने की जरूरत है। एक पुस्तक फिर मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, डैनियल इमरवार की पुस्तक है, अभी हाल में ही आई है। आपको वैरायटी की जो बुक हाउस है, बुक स्टोर, उस पर मिल जाएगी। हाउ टू हाइड एन एम्पायर, उसका शीर्षक है। साम्राज्य को छुपाने की कला है, उन्होंने वो लिखी है यूएसए पर। तो ये तीसरी बात। अब पुराने उपनिवेशवाद की याद कराने वाली चीजों में एक लें आप, तो आपको याद आएगा काला पानी। अंग्रेज जब सजा देते थे तो काला पानी करके भेज देते थे। ऑस्ट्रेलिया में भी जो है लोगों को भेजा गया था, तो वो अंग्रेजों से, जो इंग्लैंड में ही जो सजा पाए हुए लोग थे, उनको वहां भेज दिया गया था। काला पानी हमें अच्छी तरह से याद है, अंडमान निकोबार हमें अच्छी तरह से याद है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है वहां पर एड़ियां रगड़ते हुए मरे हैं, तमाम यंत्रणाएं झेलते हुए जो है वो वहां पर रहे हैं, वो हमें याद है। आपको क्या लगता है कि आज के नव उपनिवेशवाद में वो खत्म हो गया? आज के नव उपनिवेशवाद में काला पानी जो है नए तरह से प्रकट हुआ है। अमेरिका में जेलों में यातना पर प्रतिबंध है। टॉर्चर्स जो हैं वो वहां पे डिसअलाउ है, उनके लॉ से टॉर्चर नहीं होते। तो अमेरिका जो है टॉर्चर की आउटसोर्सिंग कर रहा है दुनिया के दूसरे देशों में अपने अपराधियों को भेजकर। इजिप्ट में, मोरक्को में, सीरिया में, उज्बेकिस्तान में, जॉर्डन में, ये आउटसोर्सिंग प्लेसेस बने हुए हैं। आज का गुआम द्वीप जो है वो आपको कल के अंडमान की याद दिलाएगा। आज का ग्वांटानो बे आपको निकोबार की याद दिलाएगा। ग्वांटानामो बे के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वहां पे किस तरह के टॉर्चर दिए जाते हैं। और यदि आपको लगे कि ये साहब ये तो अमेरिकी धरती का अंग नहीं है, तो गुआम के जो गवर्नर हैं उनके शब्द याद रखिए। उन्होंने कहा कि गुआम इज अमेरिकन सॉइल, वी आर नॉट जस्ट अ मिलिट्री इंस्टॉलेशन।
तो इसका मतलब ये है कि काला पानी भी वहां पर बराबर जारी है। एक और विशेषता देखिए, पुराना उपनिवेशवाद जो था वो कैसे आया था? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, स्वीडिश अफ्रीका कंपनी थी, हडसन बे कंपनी थी, वर्जीनिया कंपनी थी, साउथ ऑस्ट्रेलिया कंपनी थी। आज का नव उपनिवेशवाद भी बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशंस के माध्यम से, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के माध्यम से आ रहा है। आज का जो रॉयल डच शेल है या बैरिक गोल्ड जैसी जो एमएनसीज का व्यवहार है, आप उसको देखिए, वो बिल्कुल उनकी याद दिलाता है। और इनके कारण भी आय की असमानता और स्थानीय बेरोजगारी के वे ही दृश्य सामने आते हैं जो उस समय हुए थे जब बंगाल और बिहार में भारत के बुनकरों की हड्डियां जो हैं बिखर गई थी। जैसे क्लाइव ने ब्राइब या रिश्वतखोरी के जरिए कंपनी का प्रसार किया था, एनरॉन को याद कीजिए, वही ब्राइब जिसका नाम उनके अकाउंट बुक्स में एजुकेशन मनी था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ताएं पलट दी थी, वैसे ही हम देखें कि चिली के प्रेसिडेंट एलेंडो के ओवरथ्रो में फॉरेन फर्म्स की क्या भूमिका रही। पीटर एक्करमैन और रॉबर्ट हाल्वी जैसे लोग हैं जिन्होंने आज के युग में, वो खुद भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आज के युग में उन्होंने नॉन वायलेंट ओवरथ्रो, अहिंसक ओवरथ्रो, सत्ता परिवर्तन की जो है नई अवधारणा विकसित की है और उसमें एमएनसी की भूमिका को रेखांकित किया। और जैसे पुराने उपनिवेशवाद के समय में अफ्रीका के स्थानीय नागरिकों को असभ्य ठहराने के उद्देश्य से उनके नरभक्षी होने की कथाएं गढ़ ली गई थी। आपको अभी भी दिमाग में वही इंप्रेशन होगा, वही अफ्रीकन कैनिबलिज्म का। अभी हाल में सिद्ध हुआ कि वो सब झूठ था। कभी इस तरह का नरभक्षण जो है अफ्रीकी जातियों में उस समय प्रचलित ही नहीं था जब ये लोग आए थे। लेकिन वो कथाएं उन्होंने गढ़ी, वो कथाएं ठीक उसी तरह की कथाएं हैं जैसे अभी ईरान पर आक्रमण करने से पहले रासायनिक हथियारों की कथा गढ़ी गई। तो जिसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं, उसके एक और विशेषता है जो पुराने उपनिवेशवाद की भी थी और नए की भी है, वो है कि बौद्धिक तरह से उपनिवेशित देश की साम्राज्यवादी देश की श्रेष्ठता के प्रति ब्रेन वॉशिंग करना। अभी ब्रेन वॉशिंग की चर्चा भी हुई थी। नया उपनिवेशवाद भी वही ब्रेन वॉशिंग कर रहा है। जरा ध्यान से चीन की गतिविधियों को देखें। 2004 तक चीन के द्वारा विदेशों में खोला गया एक ही कन्फ्यूशियस क्लब था 2004 तक। 2017 तक वो बढ़ते बढ़ते 500 कन्फ्यूशियस क्लब जो हैं वो उन्होंने खोल दिए। 134 देशों में कन्फ्यूशियस क्लासरूम्स बन गए। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने कहा है इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में, इन कन्फ्यूशियस क्लब्स के बारे में, इन क्लासरूम्स के बारे में, कि वो एन आर्म ऑफ द चाइनीज स्टेट हैं। चीनी राज्य की भुजा। तो ये बौद्धिक उपनिवेशवाद चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका का जो बौद्धिक उपनिवेशवाद है, जिसे हम कैलिफोर्निकेशन कहते हैं, वो कैलिफोर्निकेशन भी
जिसमें कि कैलिफोर्निया के जीवन मूल्यों का विश्व द्वारा स्वीकार। और मजे की बात है कि इसको हम उदारीकरण कहते हैं। मजे की बात यह है कि लिबरलाइजेशन शब्द हम इसके लिए प्रयोग करते हैं। भाषा का वितंडावाद देखिए, यानी अभी जो कहा जा रहा था कि अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, तो हमारे औदार्य की परिभाषा तो वो थी, हमारे लिए तो उदार होने का अर्थ वो था जो सर्वम खलविदम ब्रह्मा की, जो तत्वमसि की, जो अहम ब्रह्मास्मि की, जो हमारे महावाक्य हैं, उनकी जो अंतर्भूत भावना थी वो किसी दूसरे तरह के सर्वम की थी। यदि आप रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़ें तो उसमें राम राज्य की जो स्थिति बतलाई है उसमें वही कहा है कि सब निरोग थे, सब सुखी थे, सबकी बात कही गई है। असल उदारता तो वो थी। ये कौन सा लिबरलाइजेशन है जो समाज में गरीब को और गरीब बनाता है, एम्पावरिशमेंट करता है? ये कौन सा फ्री ट्रेड है जो लोगों को जो है बॉन्डेज में डालता है? तो ये सब मिसनॉमर हैं जो हमारे यहां चल रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद दोनों जो हैं दो तरह की इंटेलेक्चुअल फैलेसीज पे चले हैं, दो बौद्धिक भ्रांतियों पर। एक बौद्धिक भ्रांति का नाम है रेट्रोस्पेक्टिव डिटर्मिनिज्म फैलेसी। उसमें यह है कि जो हुआ है वो होना ही था। यदि आप गुलाम बने हो तो आप कमजोर थे इसलिए बने हो। यह नहीं कि हम अति सुसंस्कृत हो गए, यह नहीं कि हम अति सभ्य हो गए, इसलिए गुलाम नहीं हुए आप। इसलिए गुलाम हुए कि आप हीनतर थे। इसको रिट्रोस्पेक्टिव डिटर्मिनिज्म फैलेसी कहते हैं। और जो लिबरलाइजेशन है, नव लिबरलाइजेशन भी, वो एक जिस थ्योरी पे काम करता है वो है ब्रोकन विंडो फैलेसी। ब्रोकन विंडो फैलेसी कुछ इस तरह की है कि ये खिड़की मैंने तोड़ दी, अच्छा हुआ क्योंकि इससे जो है विंडो फिटर को रोजगार मिलेगा। इस फैलेसी पे काम करते हैं लिबरलाइजेशन और मॉडर्न लिबरलाइजेशन कहें हम, पुराना वाला लिबरलाइजेशन भी कहें। जो बौद्धिक खेल हैं उनमें यह भी है कि उपनिवेशवाद ने हिस्ट्री को साइको हिस्ट्री बना दिया। ये इतिहास की कोशिश नहीं थी, ये मनो इतिहास की कोशिश थी। इतिहास पढ़ाने का जो उनका तरीका था उसमें उपनिवेशित व्यक्ति का, समाज का एक खास तरह का मनोविज्ञान तैयार करने का लक्ष्य था। इतिहास अब वो नहीं था जो पीछे रह गया, जो छूट गया। इतिहास अब वो था जिसे हमारे साथ रहना था, हमें लगातार याद कराते रहना था, जिसे कि हम असमर्थ हैं, कि हम हीन हैं, कि हम अपर्याप्त हैं। हमारी हीनताओं, हमारी अपर्याप्तताओं और हमारी असमर्थताओं के चतुराई पूर्वक किए गए संग्रह का नाम जो है इतिहास बन गया। और नव उपनिवेशवाद भी जो है वही करता है कि जो उपनिवेशवाद के दौर में पढ़ाई गई जो चीजें हैं और जो स्थापित सत्य की तरह जो है प्रस्तुत कर दी गई चीजें हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। जो भी उसको छेड़छाड़ करेगा वो प्रतिगामी होगा, वो जैसा कि सर कह रहे थे फंडामेंटलिस्ट होगा। ब्रेन वॉशिंग के एकाधिपत्य का संघर्ष है, और मैं उसको ब्रेन वॉशिंग ही नहीं कहता, मैं उसको व्हाइट वॉशिंग भी कहता हूं।
व्हाइट रेस के पक्ष में की गई वॉशिंग, वो व्हाइट वॉशिंग जो है वो उपनिवेशवाद का और नव उपनिवेशवाद का जो है एक महत्वपूर्ण अंग रही। जो एक और चीज जो पुराने उपनिवेशवाद और नए उपनिवेशवाद में दोनों में दिखती है मुझे, वो है बौद्धिक चोरी। ये पुराने उपनिवेशवाद में हुआ कि तलपदे का श्रेय जो है राइट ब्रदर्स को दे दिया गया। ये पुराने उपनिवेशवाद में हुआ कि जगदीश चंद्र बसु का श्रेय जो है मार्कोनी को दे दिया गया। ये पुराने उपनिवेशवाद में हुआ कि वैशेषिक दर्शन के 3 नियम जो है न्यूटन के 3 नियम बन गए। ये पुराने उपनिवेशवाद में हुआ कि आंतर्य का सिद्धांत जो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के रूप में सामने आ गया। आज नव उपनिवेशवाद में क्या हो रहा है? नव उपनिवेशवाद के दौर में हम देखते हैं कि पेटेंट और आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की एक व्यवस्था है, और उसमें हम पाते हैं कि कभी हमारी हल्दी का पेटेंट हो गया, कभी हमारी नीम का पेटेंट हो गया। कई ऐसी चीजें जिसको कि हम सहस्राब्दियों से उपयोग करते आ रहे हैं, पता चलता है कि वो किसी के नाम से पेटेंट होकर वहां पे पड़ी हुई हैं। ये बौद्धिक वाणिज्य नहीं है, इंटेलेक्चुअल कॉमर्स नहीं है, ये बौद्धिक चोरी है, इन वन वर्ड। और ये बौद्धिक चोरी हमारे सभ्यता के जो कुछ निकष हैं, जो मानदंड हैं, उनके एकदम विपरीत पड़ती है। मानिए हमारे यहां कभी पेटेंट की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। हम तो मानते थे कि अपूर्व कोशोयम विद्यते तव भारती दानात् वर्धयति संचयन विनश्यति, कि विद्या जो है, हे सरस्वती, एक ऐसा अपूर्व कोश है जो दान से बढ़ता है और संचय से नष्ट हो जाता है, गाड़ के रखने से नष्ट हो जाता है। उसके सांस्कृतिक प्रतिबंधों के रूप में यह व्यवस्था आई जिसको आप पेटेंट या आईपीआर की व्यवस्था कहते हैं, जिसमें ज्ञान का पूंजीकरण किया जाता है, नॉलेज का कैपिटलाइजेशन किया जाता है। अब भारत इसके लिए कभी तैयार ही नहीं था कि जहां पर विद्या जो है बांटने से बढ़ती हो, वहां पर यह कहा गया कि नहीं, विद्या का एक व्यक्तिगत अधिकार बनाओ और उस व्यक्तिगत स्वत्व की चीज को जो है उसके आधार पर अपनी अपनी पूंजी स्थापित करो। तो ये जो चीज थी वो चोरी वो जारी रही। हमें पढ़ाने के इतिहास में चतुराई है, हमें जो भी पढ़ाया गया, पढ़ाए गए इतिहास में एक चतुराई है। कॉलोनाइजेशन 2 तरह का था, एक सेटलर कॉलोनाइजेशन था और एक जो है एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनाइजेशन था। एक एक्सटर्मिनेशन कॉलोनाइजेशन था जो समाप्ति कर देता था, और एक जो था वो एक्सप्लॉयटेशन करने वाला, शोषण करने वाला था, ड्रेन करने वाला था। जो हमें दूसरा वाला पढ़ाया गया, एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनाइजेशन, और उसमें भी अंग्रेजों के द्वारा किए गए शोषण का कोई पूर्व पाठ नहीं था। हमें स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ाया जाता है, क्या हमें उन निर्दयताओं के बारे में, उन अमानुषिकताओं के बारे में कभी बताया जाता है कि जो उस फिरंगी सरकार ने भारत के लोगों पर बरस की और नियमित रूप से की? हमें जलियांवाला बाग बताया जाता है वन ऑफ इंसिडेंट के रूप में। हमें लगता है कि वो एक निर्दयता हुई थी, जबकि जो भी कॉलोनाइजेशन है उसमें शोषण का, निर्दयता का, अमानुषिकता का संस्थानीकरण है।
वो कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। तो हमें जो इतिहास पढ़ाया गया, उस इतिहास में वो सब कहां है संदर्भ, वो सब बातें कहां हैं? स्थिति यह है कि कोलंबस हमें कुछ इस तरह से पढ़ाए जाते हैं कि हम तो उनको बड़ा आदर्श मानते हैं। साथ साथ करके एक फिल्म आई थी, दीप्ति नवल थी और फारूक शेख था। तो उसमें दीप्ति नवल जो है फारूक शेख को कोलंबस कहती, क्योंकि हमें कोलंबस जो है एक डिस्कवरर के रूप में दिखाए गए। लेकिन उन्हीं कोलंबस ने अपने खोजे गए स्थानों पर वहां के स्थानीय निवासियों के साथ किन क्रूरताओं का परिचय दिया, कभी नहीं बताया गया। कोर्टेस हमें डिस्कवरर की तरह पढ़ाए जाते हैं। उन कोर्टेस ने जब मैक्सिको के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पे जो है आक्रमण किया, तो उसने देखा कि वहां तो दरवाजा जो है खुला और लोग जो हैं सोने की पत्तियों के साथ उसको स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। वो अपनी आत्मकथा में लिखता है कि कैसे बेवकूफ लोग हैं ये, कैसे बेवकूफ लोग हैं ये, मैं इनको मारने आ रहा हूं, ये मेरे लिए सोने की पत्ती लेके खड़े हो। वो इतना समृद्ध स्थान था उस समय का, जो उस मैक्सिको का जो वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट था, उस समय के तत्कालीन लंदन से 5 गुना बड़ा था। वो असभ्य था, वो पिछड़ा हुआ हम बताते हैं। ये सभ्य बनाने के लिए सिविलाइजेशन मिशन के रूप में पहुंचे, और फिर उन्होंने वहां पे घुसे अंदर और मारकाट शुरू कर दी। और निश्चित रूप से ये लोग अनप्रिपेयर्ड थे, क्योंकि जो है जिस तरह की युद्ध की नैतिकता में वो लोग पलते आए थे, उसमें कभी भी ये नहीं था कि हम अकस्मात हमला करेंगे। उनकी जो नैतिकता थी वो ये थी कि युद्ध के लिए एक स्थान तय होगा, युद्ध के लिए समय तय होगा, और तब जाकर जो है युद्ध होगा। उन्हें कभी मालूम नहीं था कि इस तरह से भी आक्रमण हो सकते हैं। ये उनकी नैतिक मर्यादाओं की नहीं, उनकी कल्पना की जो है मर्यादा जो थी उसके भी बाहर की बात थी। और इन्होंने मार दिया और आके जो है इन्होंने सभ्य बना दिया लोगों को। तो मैं जो ये कह रहा हूं कि जो एक सेटलर कॉलोनाइजेशन था, या जो एक्सटर्मिनेशन जो कॉलोनाइजेशन था, जो मारता था, उसके उदाहरण देखिए। उसके उदाहरण हैं अमेरिका में, जहां कोलंबस के पांव रखते समय वहां की जनसंख्या 8 करोड़ थी नेटिव लोगों की, आज 2,73,000 है। उनको खत्म ही कर दिया गया और खुद सेटल हो गए वहां पे। वो उदाहरण देखिए आप ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। स्थानीय लोग लगभग मार्जिनलाइज हो गए और सब वही हैं। भारत में ऐसा नहीं हो पाया। भारत में ऐसा नहीं हो पाया, तो इस बात को इस रूप में पढ़ाया गया कि उपनिवेशवादी अंग्रेज जो हैं वो ज्यादा सहिष्णु थे। उसको हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की आंतरिक ताकत के रूप में नहीं पढ़ाया गया कि हम आंतरिक रूप से इतने शक्तिशाली थे कि उनका सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर सके। उसको उनकी उदारता और उनकी सहिष्णुता के रूप में पढ़ाया गया कि उन्होंने, भारत लकी था कि आप देखिए कई जगह ऐसे उल्लेख मिलेंगे कि भारत लकी था कि अंग्रेज थे, यदि जो है डच रहे होते तो ऐसा नहीं हुआ था। तो भैया वही लोग तो जो है अमेरिका गए थे, वहां तो उन्होंने समाप्त कर दिया। वही लोग तो जो है ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां तो उन्होंने समाप्त कर दिया। भारत में आके इतना सहिष्णु होने का उनका क्या वो था लॉजिक? जब तक कि ये नहीं हो कि हमने बहुत प्रतिरोध किया, भारत में भारतवासियों ने बहुत प्रतिरोध किया, नाक में दम करके रख दिया उनका। तो इसलिए हम कहीं ये देखें कि जब हम आज भारत के लोगों का मजाक इस बात पर उड़ाते हैं कि वो मेरा भारत महान कहते हैं, तो हमें उन लोगों को भी देखना चाहिए
कि जो ग्रेट ब्रिटेन कहने में अपनी पलकें भी नहीं झपकाते, कहते आते हैं आदत की तरह, वो संस्कार बन गया है। और मेरा भारत महान कहा कि व्यंग बाण छूटे। उपनिवेशीकरण का जो है एक आखिरी विशेषता जो दोनों में कॉमन है, वो है धर्मांतरण। ये लगभग पारिभाषिक विशेषता है। कई लोग इस विशेषता की अवज्ञा करते हैं। 5 मिनट के बाद क्वेश्चन आंसर्स। तो कई लोग इस चीज की अवज्ञा करते हैं कि धर्मांतरण जो है वो उपनिवेशवाद का पारिभाषिक गुण नहीं है। धर्मांतरण तो जो है वो उनका कहना है कि वो मध्यकाल में भी हुआ, तो इसलिए वो उपनिवेशवाद से अलग चीज है। मुझे लगता है कि ये जो मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच में जो फर्क करते हैं हम लोग, उसका फर्क जो है ड्रेन के आधार तो फिर भी हो सकता है, धर्मांतरण के आधार पर नहीं हो सकता है। धर्मांतरण उस समय भी हुआ था, इस समय भी हुआ था, लेकिन धर्मांतरण जो है वो अंततः था क्या? अंततः धर्मांतरण जो मिडिल एज में हुआ वो भी जो है चेतना की एक तरह से कलरिंग करने की कोशिश थी, और वही धर्मांतरण जो है चेतना की कलरिंग करने की कोशिश आज भी है। कॉलोनाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, वो है धर्मांतरण। तो अब वो आप जब दूसरे की कलरिंग करने चलते हो ना, इतिहास अपने तरह के प्रतिशोध लेता है और आपकी भी चेतना की कलरिंग होती चलती है। इसका एक उदाहरण मैंने जो है, जब मैं बाली गया तो वहां देखा। बाली में पता चला मुझे कि पुराने जमाने में जब उपनिवेशवाद का दौर था तो एक कोड चलता था उसका नाम था, कोड का नाम था हेनेस कोड। एक संहिता थी, नियम था, और उस नियम के अनुसार सभ्य स्त्रियां जो हैं वो फिल्मों में, विज्ञापनों में नग्न नहीं दिखाई जा सकती थी। केवल असभ्य स्त्रियों को ही नग्न दिखाया जा सकता था फिल्मों में। सभ्यता की परिभाषा उनकी थी जो उपनिवेशक थे। तो वाइट जो स्त्रियां थीं, गोरी स्त्रियां जो थीं, उपनिवेशकों की जो महिलाएं थीं, वो सभ्य थीं, उनको नहीं दिखा सकते थे आप किसी भी तरह से अपनी फिल्मों में, अपने विज्ञापनों में नग्न। तो जो स्थानीय बाली स्त्रियां थीं उसको नग्न दिखाया जाता था, और खूब सारी फिल्में उस समय इस तरह की आई। वर्जिन्स ऑफ बाली जो 1934 में आई, बड़ी फेमस और बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म थी यूरोप में। तो हो क्या रहा था, मैं कई बार सोचता हूं कि देखो, यदि यही मानक मान लिया जाए नग्नता का, यदि इसी के आधार पर सभ्यता और असभ्यता परिभाषित कर दी जाए, तो आज की स्थिति में क्या कहेंगे हम? इतिहास ने अपना प्रतिशोध ले लिया। जो लोग एक स्त्री को, एक औपनिवेशित स्त्री को जो है एक कमोडिटी की तरह देख रहे थे, जो लोग एक औपनिवेशित स्त्री को एक दृश्य की तरह देख रहे थे, वो लोग जो हैं धीरे 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 कहीं उनकी चेतना की कलरिंग हो रही थी, और अंततः उसको इस मुकाम पे जाकर पहुंचना था। और एक गुप्त दंड जो है नियति उनको देते चल रही थी। तो आज ये है कि फिल्मों में और विज्ञापनों में वही श्वेत स्त्रियां वो नग्नता अपनी बड़े उत्साह के साथ प्रदर्शित कर रही हैं। गांधी जी को यही बात लगती थी कि आप जनजातियों को असभ्य कैसे मान सकते हो। वे गांधी जी जो हैं जनजातियों को हिंदुत्व से अलग करने की जो है
नीति के भी खिलाफ थे, और उनका कहना यह था कि किसी बौद्धिक रूप से सजग और सतर्क व्यक्ति का धर्मांतरण करो तो करो, लेकिन उनका जो कि जनजाति हैं उनको आप ये दिखाओ कि ये पत्थर डूब जाता है और ये मूर्ति जो है, ये मूर्ति डूब जाती है और ये पत्थर तैरता रह जाता है, और इन आधारों पर आप करो, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के अज्ञान का, उसका जो है एक एप्रोप्रिएशन, एक विनियोग जो है अपने हक में कर रहे हो। तो इसलिए मुझे लगता है, और मैंने अभी आप लोगों की मैगजीन के लिए जो आर्टिकल दिया तो उसमें मैंने इस बात को याद किया है कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध जब भी युद्ध हुआ तो उस युद्ध की सफलता, उस युद्ध की जो सफलता जो औपनिवेशिक देशों के हक में हुई, तो उसके बाद ये हुआ कि हर एक ने अपने संविधान में इस उपनिवेशवाद के विरुद्ध किए गए संघर्ष को याद किया, हर एक ने किया। आप चीन का संविधान देख लें, उसकी प्रस्तावना, उसमें उन्होंने औपनिवेशिकता के विरुद्ध किए गए संघर्ष को याद किया है। आप अंगोला को देख लें, उस कैमरून को देख लें, आप बहुत सारे देशों के संविधानों के प्रस्तावना को मैंने उल्लेख किया है। सबने उपनिवेशवाद के विरुद्ध उस संघर्ष को याद किया है और उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया है। सबकी प्रिएम्बल, सबकी भूमिकाएं मैंने उसमें कोट भी की हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उपनिवेशवाद के विरुद्ध हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा किए गए संघर्ष का उपयोग क्यों गायब है? प्रणाम। क्वेश्चंस? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें पता है जो एनसीईआरटीज़ हैं उनमें पूरी तरीके से गलत हिस्ट्री बताई गई है, लेकिन फिर भी अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो ही पढ़ना पड़ेगा। देयर इज़ नो ऑप्शन। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस। तो प्लीज़ आप इसी के विषय में मुझे बताइए। अभी वो एक था ना डीकोलोनाइजिंग सिविल सर्विसेज। सर मुझे पूछना था बट मौका नहीं मिल पाया। तो उसमें नहीं, मैं आपने सही पूछा है। वो मुझे याद आया कि उस समय अंग्रेजों के समय में जो सो कॉल्ड आईसीएस थी, उस समय भी आईसीएस होने के लिए जिस पुस्तक का रट्टा मारना पड़ता था हमें, वो था जेम्स स्टुअर्ट मिल की लिखी हुई इंडियन हिस्ट्री। और जेम्स स्टुअर्ट मिल नेवर विजिटेड इंडिया, कभी आया ही नहीं बंदा। अलबरूनी तो फिर भी आया, यहां पर 13 साल तक रहा, वो कभी आया ही नहीं बंदा। और वो रहा, उसका रट्टा मार के जो है आईसीएस हुए। और वो इतना भारत विरोधी था, उसका इतिहास जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए तो उसको देखकर लगता है कि किस तरह की मानसिकता का व्यक्ति था ये। और उसको पढ़कर जो है आप आईसीएस होते थे। जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं, वो दर्द जो है सही है, उसका मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, कोई उत्तर देने की जरूरत भी नहीं है। सवाल को ही सही तरह से समझ लो और उसका समाधान आप ही, अपन लोगों के ही जो है एक तरह की चेतना में जो है किसी तरह के परिवर्तन से हो तो वही काफी है। मैं बताऊं, एक बार एक हमारे सुप्रसिद्ध शैक्षणिक परिसर में, जिसमें कि जो है प्रवेश के वक्त पर ही जो है आपकी वो कर ली जाती है फिल्टरिंग, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि जाति हायरार्किकल है, डिस्क्रिमिनेटरी है? कमेंट। जाति व्यवस्था के बारे में, कास्ट इज हायरार्किकल, ऐसा करते हुए ना पूछा कि वो ऊपर नीचे इस तरह से है, जाति एक अधिक्रम है जाति। अब मेरा बेटा था तो उसने जो है अपना जब एल्यूसिडेट करने का और कमेंट करने का उस पर लिखा हुआ है, तो उसने ये लिखा अपने उसमें कि साहब
पुरुष सूक्त में ये आता है कि एक पुरुष था, उसके माथे से ब्राह्मण, उसके भुजाओं से क्षत्रिय, उसके उदर से वैश्य और उसके चरणों से शूद्र हुए। तो इसका जो है यदि आधुनिक अर्थ हो सकता है तो वो ये कि जाति जो है इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। जाति इज ऑर्गेनिक, इसीलिए तो पुरुष बनाया गया, यानी एक जीवंत जो है संरचना का वो है। वो इंटरडिपेंडेंसीज हैं, वो कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। यदि आपके पैर काट दिए जाए ना तब पता लगेगा आपको कि यदि आप जो है किस तरह से निरादर करते हो, यदि आप किसी को शूद्र होने के आधार पर कि पैर काट दें आपके, पता लग जाएगा। वो इंटरडिपेंडेंसीज हैं, अंतर्निर्भरताएं हैं। और जो जजबानी सिस्टम हमारे यहां चलती थी वो उन्हीं अंतर्निर्भरताओं की शिक्षा वो थी। वो किसी को ऊंचा और किसी को नीचा करने की बात थी नहीं। तो उसने थोड़ा सा जो है इस पक्ष का भी उल्लेख कर दिया, नहीं हुआ। तो उसका एक तरीका मैंने अपने समय में ढूंढा था। मेरा तो सीधा सा फंडा ये था कि डू इन रोम व्हाट द रोमन्स डू। तो मेरे समय में जब मैंने 1987 बैच में था, मैंने एग्जाम दिया, तो मैंने तो जम के रोमिला थापर को कोट किया, यू हैव टू रेक द सिस्टम फ्रॉम विद इन, इफ यू डू नॉट मेक एन एंट्री व्हाट इज द पर्पस। तो आप तो जो है डू इन रोम व्हाट द रोमन्स डू एंड देयर आफ्टर विल टेक अवर ओन रिवेंज इन अवर ओन स्वीट वे। हेलो, नमस्कार सर। मेरा प्रश्न उपनिवेशवाद से लेकर के है कि जैसे आपने कहा कि हमारी एक निर्भरता होती है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ पर, तो हम देखते हैं इसके साथ साथ कल्चरल इंपोर्ट्स भी होता है। जैसे वेस्टर्न कल्चर आ गया और वेस्टर्न स्टाइल आ गया, वेस्टर्न सेकुलर कल्चर आ गया। तो मेरा सवाल है कि क्या उपनिवेशवाद विदाउट कल्चरल इंपोर्ट्स के संभव है? पहली चीज तो ये कि हम किसी तरफ से आंख बंद करने को कोई किसी वो नहीं मान सकते हैं। आयात, यदि हवा जो है चारों तरफ से मुझे आ रही तो वो हवा का आयात नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि सेकुलर हम किसे कहते हैं। मेरी जो परिभाषा है, मैंने जो देखा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। कभी मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, आपने देखा होगा, धति, क्षमा, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, दान। वही ऐसे ही 10 लक्षण जो हैं वो बताए हुए हैं याज्ञवल्क्य ने। ऐसे ही जो है महाभारत में आया हुआ है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में आया हुआ है, ऐसे ही आप जैनों में देखोगे सम्यक आचार और सम्यक ये और वो तमाम दुनिया में सब चीजें देखोगे। ये है क्या एक्चुअली? ये धर्म को वर्च्यू मानना है, यानी किसी एक पुस्तक का नाम धर्म नहीं। जो पुस्तक के आधार पर धर्म को परिभाषित करते हैं वो होंगे दूसरे लोग। हमारे यहां उस हिसाब से धर्म नहीं है। किसी एक मसीहा के आधार पर धर्म नहीं होता। किसी एक जो है समाज की मान्यताओं के आधार पर धर्म नहीं होता। धर्म वो है जब ये सारे गुण हैं, ये सारे वर्च्यूज हैं। यदि ये वर्च्यू नहीं है आपके पास तो आप धार्मिक नहीं हो। तो सबसे ज्यादा सेकुलर तो ये हुआ ना भाई बात। यदि आपके पास धृति है, धृति मीन्स धैर्य, पेशेंस, सोशल पेशेंस है, यदि आपके पास वो चीज है तो आपके पास एक विशेषता है। यानी गुणों के आधार पर बात हो रही है। ये मेरिटोक्रेसी है जिसे हम सोकाल्ड सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि ये गुण हमेशा हैं। इसी के आधार पर सारी जो है जांचें होंगी आपकी। इस बात पर नहीं होंगी कि
जैसा कि सर बता रहे थे कि कुछ कमांडमेंट्स जो हैं जिनमें ये कहा गया कि साहब आप किसी अन्य को नहीं, आप बस मुझे ही फॉलो करोगे। तो ये गुण यदि हैं तो ये गुण अपने आप में आपकी परीक्षा कर लेंगे। ये गुण यदि अफ्रीका में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के पास हैं तो वो भी सनातनी है। तो इसलिए सबसे ज्यादा यदि सेक्युलर कहा जाने वाला कोई वो है पैटर्न, तो वो पैटर्न यही सनातन पैटर्न है। इसलिए सेक्युलर होने की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ये देखना होगा कि हम इन गुणों का पालन पोषण कर रहे हैं अपने व्यक्तित्व में। यदि हम कर रहे हैं तो हम धार्मिक हैं। सर जैसा आपने जाति एंड वर्ण पर कमेंट किया, तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मैं नित्य कर्म में अपने पूजा करता हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं व्यापार करता हूँ तो मैं वैश्य हो गया, मैं मेरे परिवार की रक्षा करता हूँ मैं क्षत्रिय हो गया, और मैं मेरे जूते खुद पॉलिश करता हूँ तो मैं शूद्र भी हो गया। तो क्या आज 2019 में ये वर्ण व्यवस्था को पालन करना क्या उचित है? वही मैंने कहा ना कि एक ही आदमी एक ही दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग उसका होता है। जो हमारे यहाँ कहते हैं ना संस्कारात द्विज उचिते, संस्कार से जो है आप द्विज होते हो। द्विज होना क्या है? शाब्दिक अर्थ लेना तो उसका अर्थ होता है दूसरी बार जन्म लेना। आपका एक बार जन्म हुआ तब जबकि आपने इस संसार में कदम रखा। आपका दूसरी बार जन्म कब होता है? एक बार जन्म हुआ आपका जब आपका जीवन जो है आरंभ हुआ, लेकिन दूसरी बार आपका जन्म तब होता है जब आपको जीवन के प्रयोजन का पता लग जाए। अ लाइफ विदाउट पर्पस इज नो लाइफ। लोग कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं कहता हूं कि उद्देश्यपूर्ण जीवन जो है वही महत्वपूर्ण है, लेकिन उस उद्देश्य का संधान खुद को करना पड़ता है, तब आप द्विज बनते हो। वो संस्कार कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको किसी ने दे दी। हम लोग संस्कार का गलत अर्थ लेते हैं कि संस्कार जो है वो एक कोई अतीत के द्वारा दिया गया जो है कोई हमें दाय है। नहीं, संस्कार जो है रिफाइनमेंट है, संस्कार परिष्करण है। संस्कार देना और संस्कार करना, आप स्वयं का कितना रिफाइनमेंट कर रहे हो उस पर निर्भर करता है कि आप द्विज हुए। ठीक है, तो इसलिए उसका कोई वैसा अर्थ नहीं है कि भैया एक आदमी ब्राह्मण हुआ तो हमेशा ब्राह्मण ही रहेगा। जब उसने अपना रिफाइनमेंट कर लिया तो वो ब्राह्मण हो गया। सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में आपने बीच में बात की थी कि वो बौद्धिक चोरी हुई है हमसे, और आज सभी नहीं, कई सभी नहीं, ठीक है। तो बौद्धिक चोरियां नहीं होना चाहिए थी, यह भारत की उस समय की बात है, क्योंकि उस समय कमर्शियलाइजेशन नहीं था पेटेंट्स और कॉपीराइट का। लेकिन आज आप इस एरा में अगर आप देखते हैं तो अगर पेटेंट नहीं किया जाएगा, अगर हमने 2015 में बासमती चावल का एग्जाम्पल देखा जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों ने लिया था, दार्जिलिंग की चाय पत्ती से ये चालू हुआ पेटेंट कॉपीराइट का। तो आज अगर पेटेंट कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा तो आपको नहीं लगता कि जो कमर्शियलाइजेशन का फायदा जो नए इन्वेंटर्स हैं उनको मिलना चाहिए, वो बौद्धिक चोरी या उस संपदा को संरक्षित करने में उनको सहायक नहीं होगा? क्योंकि फिर कोई तलपड़े का क्रेडिट आज फिर एक कोई राइट ब्रदर्स ले जाएंगे, क्योंकि हमें पेटेंट कॉपीराइट तो सुरक्षित रखना पड़ेगा सर। तो ये बौद्धिक चोरी नहीं, इसको संरक्षित रखने के लिए कानून की तो आवश्यकता है। बेसिक बात ये है कि आप जो टर्म्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ नियो कॉलोनाइजेशन, आप उसको चैलेंज कर रहे हो कि नहीं, आप उसको कंटेस्ट कर रहे हो कि नहीं। ये अधिकार किसने दे दिया लोगों को WTO में कि वो बैठ के अपनी जो सिविलाइजेशनल प्रॉपर्टीज थी उसको यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज बना सकें? उनके यहां था ये गुण। हम अपनी तरफ से ये बात नहीं कह सके, जो औपनिवेशित देश थे या जो अब जो सो कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो जो हैं वो देश अपनी बात उस तरह से रख ही नहीं पाए कि भैया ये तो हमारा सांस्कृतिक प्रतिबिंदु है, ये जो आप कर रहे हैं। तो बेसिक बात वो थी।
अब जबकि आपकी जो है उन्होंने टर्म्स डिसाइड कर दिए कि ये चेस जो है आपको इन 64 खानों के भीतर खेलना है, तो फिर एफिशिएंटली खेलो, फिर उनको उन्हीं की चेस पे हराओ, उन्हीं की बिसात पे हराओ। जी सर। कॉलोनाइजेशन की भारत में जो अनवरत धारा बह रही है, जैसा आप दोनों ने कहा, इसकी जड़ हमारा अत्यधिक प्रशंसित संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ही जड़ है जो कॉलोनाइजेशन को रखे हुए है। वही टीचर से कहता है कि ये पढ़ाओ ये नहीं पढ़ाओ, ये आपकी बात का उत्तर है। और वही पार्लियामेंट से कहता है, एक मिनट, वही पार्लियामेंट से कहता है कि डेमोक्रेसी इस तरह की रखो जिसके अंदर कोई समता नहीं होगी, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी होगी, जिसमें हिंदू नहीं पढ़ा सकता अपने ग्रंथ, मुसलमान अंडर माइनॉरिटी राइट्स पढ़ा सकता है। इस और वही लॉ है, यानी जो इन्होंने बात कही लॉ के, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को जब तक हम नहीं सही करेंगे तब तक कैसे? बिल्कुल सर। एक तो सर संविधान जो है उसको, उसके बारे में कुछ कहना, कई लोग ये समझते हैं कि जैसे हमने जो कोई कहना चाहिए ब्लास्फेमी कर दी, ईश निंदा कर दी, वैसा नहीं है। संविधान परिवर्तित होता रहता है, इतने सारे जो हैं संशोधन हो चुके हैं, 100 ज़्यादा ही हो गए संशोधन। तो इसका मतलब है कि संविधान में निश्चित रूप से कमियां रही होंगी, तो इसलिए उसमें परिवर्तन हुए। जो बात मैंने आखिरी में कही हल्के से, उस बात को थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता दूं सर। दुनिया में सिर्फ 6 देश हैं जिनके संविधानों में माइनॉरिटी या मेजॉरिटी शब्द का उल्लेख है। एक हमारे यहां, हमारे अलावा 5 देश हैं, बाकी कोई उल्लेख नहीं करता। कभी जो है इस पे बात हो तो हो। दूसरी चीज ये कि हमारे यहां जो इंडिया, दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, और उसके भी अपने वो हैं सर। तीसरी चीज ये कि हमारे यहां जैसे आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 29 जो है वो कल्चरल राइट्स के बारे में है, सांस्कृतिक अधिकारों के बारे में। अब वो आर्टिकल 29 ये कहता है कि एनी सेक्शन ऑफ अवर सिटीजन्स हैविंग इट्स ओन स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और कल्चर shall have the right to conserve the same। ये है हमारा। अब इसको जब भी मैं पढ़ता हूं और जब भी दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों से इसकी तुलना करता हूं, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहले इसका जो टाइटल है इस अनुच्छेद का, संविधान के इस आर्टिकल का, वो टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण। क्या सांस्कृतिक अधिकार अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं? उस तरह के हेडिंग का मतलब ही क्या था? अच्छा, आपके जो बीच का जो है उसमें नहीं है वो बात, उसमें तो कहा है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग इट्स ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो जब मूल में नहीं है तो आपने हेडिंग वो मिसलीडिंग क्यों डाला हुआ है? दूसरी चीज ये कि बात क्या सिर्फ जो है सेक्शनल ही होगी? क्या इंडिया में कल्चर इतनी डिसएग्रीगेटेड है कि एक कल्चरल होल है, कि एक सांस्कृतिक समग्र है जिसमें हम हैं? दूसरी ये है सर कि क्या कंजर्वेशनिस्ट अप्रोच ही रखी जाएगी संस्कृति के प्रति, और वो भी कंजर्व करना जो है नागरिक की ही जिम्मेदारी होगी, और स्टेट अपना हाथ झाड़ के खड़ा हो जाएगा कि चलो हमारा काम नहीं भैया, तुम्हारा है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा संस्कृति है, तुम्हारी भाषा है, तुम्हारी लिपि है, संरक्षण करो उसका, बढ़िया, तुम्हें स्वतंत्रता है। उसमें स्टेट का भी रोल है
और स्टेट का रोल जो है वो सिर्फ कंजर्वेशन का ही नहीं है, प्रमोशनल भी है दुनिया के दूसरे संविधानों में। और फिर हम कल्चर किसे कहते हैं, उसकी कोई हमारे यहां वो दी नहीं गई परिभाषा, लेकिन कीनिया के संविधान में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि कल्चर इज द सोल ऑफ द नेशन, राष्ट्र की आत्मा है। हमारे यहां ही नहीं बात सब वो तो। और ऐसे ही एक आर्टिकल 49 है, उस आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राज्य का एकमात्र दायित्व जो कल्चर के प्रति मुझे लगा वो आर्टिकल 49 में लगा। आर्टिकल 49 ये कहता है कि पार्लियामेंट को ये अधिकार होगा कि वो किसी पुरातात्विक महत्व के स्थान को जो है, जो राष्ट्रीय महत्व का पार्लियामेंट के द्वारा घोषित किया जाए, उसको डिसफिगरमेंट से बचाए, उसको नष्ट होने से, भ्रष्ट होने से, वैसे उससे बचाए। ये कहा हुआ आर्टिकल 49 में। अब उसको पढ़ के मुझे लगा कि अरे यार ये क्या बात है, पार्लियामेंट को ये राइट क्यों है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को राइट क्यों नहीं है? और यदि ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस करके कोई हमारे आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो डज दैट प्रीसपोज कि कुछ जो हैं स्टेट इंपॉर्टेंस की भी हैं और कुछ म्यूनिसिपल इंपॉर्टेंस की भी हैं? उसका परिणाम यह हुआ है कि पूरे देश में आजादी के बाद से अभी तक सिर्फ 5000 स्थलों को हम लोग जो है आर्कियोलॉजिकल संरक्षण में ला सकें, समस्त को नहीं। और दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों की भाषा की इससे तुलना कर लीजिए, मेरे एक बहुत बड़ा सा आर्टिकल है उस पर, तो उससे तुलना कर लीजिए तो पता लगेगा कि हम कहां हैं। तो संविधान तो परिवर्त्य हैं, परिवर्तन करना जो है इज अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल चॉइस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही कम ऐसे वक्तव्य सुनने को मिलते हैं और हमारा विशेष आग्रह रहता है और ऐसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि सर का वक्तव्य किसी भी एकेडमिक विषय पे सुनने को मिले और हमारे यंग थिंकर्स इंटरेक्ट कर लाभान्वित हो सकें। काफ़ी दिनों से मैं इंसिस्ट कर रहा था आपसे और काफ़ी बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल के आपने इस सत्र को लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और खुशखबरी अभी 20 मिनट पहले ही मिली है चंद्रयान 2 के रिगार्ड। इसरो चीफ के सिवन ने कहा है, वी हैव फाउंड द लोकेशन ऑफ विक्रम लैंडर ऑन लूनर सरफेस एंड ऑर्बिटर and orbiter has clicked a thermal image of lander, but there is no communication yet. We are trying to have contact. It will be communicated soon. तो लोकेशन मिल गई है, कम्युनिकेशन होने वाला है। ये एक खुशखबरी थी। कुछ सूचनाएं थी। जो 2 दिन का कॉन्क्लेव हम अटेंड कर रहे हैं, इसके संदर्भ में एक फीडबैक फॉर्म वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। स्पीकर्स, डेलीगेट्स और ऑडियंस तीनों टाइप के फॉर्म हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वेबसाइट से एक्सेस करके उस फॉर्म को भर के इसके बारे में अपना फीडबैक देंगे। इसके बाद अभी लंच के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। लंच के बाद वहीं भोजन के पास जो वेदांत भवन है वहाँ पे पैरेलल सेशंस होंगे। हेरिटेज कंजर्वेशन वाला वर्कशॉप केवल यहाँ पे होगा। एक वेन्यू में चेंज है, हेरिटेज कंजर्वेशन वाला वर्कशॉप इसी ऑडी में होगा, बाकी सारे चारों वर्कशॉप वेदांत भवन में होंगे। आफ्टर टैलेंट हंट। तो भोजन के बाद कल्चरल सेशन के लिए मेन ऑडिटोरियम में आना है, उसके बाद वर्कशॉप होगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर।